let's continue the antenatal patient's signs, symptoms and minor ailments. So hyperemesis gravidarum को इवैल्यूएट करने के लिए जो फिफ्थ थिंग हमको इवैल्यूएट करनी होती है वह है कॉम्प्लिकेशंस की. सो कॉम्प्लिकेशंस में एक वर्निक एनसेफलोपैथिक हो सकता है एंड दूसरा मैरीवर्स सिंड्रोम हो सकता है. देन मैटरनल एडवाइस हम क्या देते हैं या मैनेजमेंट कैसे करते हैं. डिहाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स देते हैं. देन थायमिन एंड मल्टीविटामिन इंजेक्शन देते हैं. थर्ड ड्रग्स देते हैं एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने के लिए. उसमें हाइड्रोजन एंटेगोनिस्ट आता है जैसे कि रानिटिडिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं. देन फोर्थ इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस को हम करेक्ट करते हैं. देन सिक्स एंटी एमेटिक्स हम देखते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के. तो एंटीएमेटिक्स में अगर हाइपोवॉल्यूमा नहीं है तो उसका अलग मैनेजमेंट होता है एंड हाइपोवॉल्यूमिया अगर है तो उसका मैनेजमेंट अलग होता है. तो हाइपोवॉल्यूमिया अगर नहीं रहता है तो ओरल ड्रग्स देते हैं. उसमें डायमेन हाइड्रोनेट रहता है एंड डाइफेन हाइड्रामिन रहता है एंड उसको फिर मेटोक्लोप्रामाइड से फॉलोअप करते हैं एंड प्रोमिथाजिन से एंड देन ऑन्डासेंट्रॉन देते हैं. लेकिन सेकेंड थिंग अगर हाइपोवॉल्यूमा रहता है तो फिर आईवी ड्रग्स देते हैं एंड देन ऑन्डासेंट्रॉन रहते हैं. देन ऑन्डासेंट्रॉन को बिफोर 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि ये रिस्क को बढ़ा देता है सेप्टल डिफेक्ट्स की फीटस में और क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की रिस्क को बढ़ा देता है. मैक्सिमम डोज इसका 8 ग्राम पर डे होता है. तो अगर लेस देन 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो फिर आईवी ड्रग्स दिया जाता है एंड 2 एंटी एमेटिक्स दिए जाते हैं एंडोसेट्रॉन के पहले. नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या देखना होता है हमको. पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एक करना होता है. दूसरा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है. तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं हमको. ज़्यादा फुलर दिखता है ब्रेस्ट. टेंडर होता है मतलब छूने से पेन होता है उसको. एरियोला जो है ब्रेस्ट का वो डार्क हो जाता है एंड वेन्स जो रहती है ब्रेस्ट में ब्रेस्ट स्किन के अंडर वो विजिबल होने लगती है. वेन्स दिखने लगती है. देन पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में क्या दिखता है तो लीनिया नाइग्रा दिखता है जो कि स्टर्नम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक की एक लाइन होती है मिड लाइन. दूसरी चीज़ स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं प्रेजेंट प्रेगनेंसी के. तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी के जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो पिंकिश टाइप के दिखते हैं और उसको स्ट्राया ग्रेविडेरम बोलते हैं. तीसरी चीज़ पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमको स्ट्राया एल्बिकन्स मिल सकता है जो कि येलो कलर का होता है और वो स्ट्रेच मार्क होता है प्रीवियस प्रेगनेंसी का. ना यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है एट लेस देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे मतलब 3 महीने तक वो पेल्विक ऑर्गन रहता है एंड एट द रेट ऑफ 12 वीक्स पे वो कैसा हो जाता है फंडस एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाता है वो. देन फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो पहली बार सुनी जाती है हैंड हेड डॉपलर से वो कब सुन सकते हैं हम. बाय द 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो 10 से 12 वीक्स के रेंज में हम सुन सकते हैं हैंड डॉपलर से फीटल हार्ट साउंड को. नाउ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना होता है. एक तो प्रेग्नेंट यूट्रस जो है वो ज़्यादा ग्लोबुलर होता है नॉन प्रेग्नेंट के कंपैरिजन में और नॉन प्रेग्नेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनलार्ज्ड भी रहता है. नाउ साइज़ जो इंक्रीज़ होता है वो 1 सेंटीमीटर पर वीक इंक्रीज़ होता है 4 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद. ना साइज़ कैसे कंपेयर किया जा सकता है. 6 वीक्स पे वो कंपेयर किया जा सकता है हैंस एग से मुर्गी के अंडे से कंपेयर किया जा सकता है 6 वीक्स पे या फिर 1.5 महीने में. 8 वीक्स यानी कि 2 महीने में वो कंपेयर किया जा सकता है क्रिकेट बॉल से एंड 12 वीक्स यानी कि 3 महीने में वो कंपेयर किया जा सकता है फीटल हेड से. ना साइंस क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी के. एक गुडविल साइन होता है वो क्या होता है अर्लीस्ट साइन होता है ये. इसमें सर्विक्स की सॉफ्टनिंग दिखती है और ये 6 वीक्स पे दिखता है यानी 1.5 महीने में. सेकेंड क्लैडविक साइन है जिसको कि जैक्रियोमर साइन भी बोलते हैं. ये क्या होता है ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाता है सर्विक्स का और वेजाइना का और ये 8 वीक्स में दिखता है यानी कि 2 महीने में. ना थर्ड ऑसिएंडर साइन होता है. ऑसिएंडर साइन क्या होता है पल्सेशंस दिखते हैं लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना में. तो ये यूट्रिन आर्टरी की वजह से होता है पल्सेशंस और ये 8 वीक्स पे दिखता है यानी कि अगेन 2 मंथ्स में. ना फोर्थ होता है पामर साइन. पामर साइन क्या होता है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अर्ली प्रेगनेंसी में और ये भी 8 वीक्स में दिखता है 2 महीने में.
देन फिफ्थ है पिस्कैकिक साइन। ये क्या होता है? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट हो जाता है यूट्रस का, और ऐसा क्यों होता है? इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन के कारण, मतलब थोड़ा साइड में अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसकी वजह से। ना सिक्स्थ हेगार साइन होता है। हेगार साइन में क्या होता है कि लोअर पार्ट जो है वो यूट्रस का वो एम्प्टी और सॉफ्ट रहता है। तो बाईमैनुअल जब हम पाल्पेशन करते हैं, मतलब एक हैंड जब हमारा वेजाइना पे रहता है और दूसरा हैंड बिहाइंड द यूट्रस रहता है, पर एब्डोमिनली यूट्रस के पीछे में रहता है, तो फिर जो फिंगर ऑफ हैंड है वेजाइना वाली, वेजाइना पे जो हैंड रखा है उसकी फिंगर, और दूसरा हैंड जो कि बिहाइंड द यूट्रस पर एब्डोमिनली रखा है, वो दोनों फिंगर्स ना अप्रॉक्सीमेट कर जाती है एक दूसरे को, तो बहुत पास आ जाती हैं, क्योंकि एकदम यूट्रस सॉफ्ट रहता है और एम्प्टी रहता है इसलिए। तो इसी को बोलते हैं हेगार साइन। और ये हेगार साइन पॉजिटिव कब आता है? 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आता है, 6 से 10 हफ्ते में पॉजिटिव आ जाता है ना। सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस भी एक साइन होता है, इसको बोलते हैं वॉन ब्रेन फर्नोल्ड साइन। देन नेक्स्ट साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ मिड पार्ट ऑफ इस्थमस, और इसको बोलते हैं लैंडल साइन। देन एक और साइन होता है इजी फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूट्रस की ओवर द सर्विक्स, और इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड साइन। तो ये सारे साइंस थे। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंज होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक तो अमीनोरिया कंटिन्यू करता है, दूसरा नॉसिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं सबसाइडिंग, मतलब सबसाइड होने लगता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देन और क्या होता है? यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, इसलिए यूरिन फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती है अब, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होता है एब्डोमेन का। एंड नेक्स्ट प्रेग्नेंट फीमेल को हम पेशेंट बोलने की बजाय प्रेग्नेंट फीमेल बोलने लग जाते हैं। देन क्विकनिंग होती है, तो क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? फीटल मूवमेंट का परसेप्शन होता है बाय द प्रेग्नेंट फीमेल फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट फीमेल इसको फील करती है फीटल मूवमेंट को। ना प्रीमी ग्रेविडा में ये 18 to 20 वीक्स तक आती है क्विकनिंग, एंड मल्टी ग्रेविडा में ये आती है 2 वीक्स अर्लियर, मतलब 18 to 20 वीक्स के रेंज जो है वो 2 वीक्स अर्लियर आ जाएगी ना। ब्लैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ब्लैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है, एंड स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, साथ में पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विस, तो सर्विस के डायलिटेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये फील किया जाता है एट द ग्रेटर दैन 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 4 महीने के बाद ये फील होता है। और किस कंडीशन में फील होता है? हिमेटोमेट्रा में एंड सब म्यूकस फाइब्रोसिस में। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में ये एब्सेंट रहता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आते हैं? एक तो मिक्ट्यूरेशन फ्रीक्वेंसी अगेन इंक्रीज जाती है, क्योंकि पेल्विक ऑर्गन बन जाता है यूट्रस अगेन, क्योंकि जो हेड ऑफ फीटस है ना वो पेल्विस में चला जाता है एक्चुअली, और वो इरिटेट करता है ब्लैडर को। और रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट क्यों होता है? क्योंकि डायफ्राम जो है वो पुशअप हो जाता है यूट्रस के कारण। देन उसके बाद फिर लाइटनिंग फील होती है जब रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है उसके बाद। तो इसके लिए हम यूट्रस की पोजीशंस को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड स्टर्नम का हमको डायग्राम देखना पड़ेगा, सिफी स्टर्नम के बीच में क्या क्या लोकेशंस है वो। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोकेशन पे यूट्रस कब रहता है? 12 वीक्स के ड्यूरेशन पे वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोकेशन पे रहता है। देन उसके बाद वो धीरे से ऊपर जाता है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस के जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे वो पहुँच जाता है मिडवे पे 16 वीक्स में। उसके बाद वो जाता है अम्बिलिकस के लोअर बॉर्डर पे, तो अम्बिलिकस के लोअर बॉर्डर पे वो किस ड्यूरेशन में जाता है? 20 वीक्स में, यानी 5 महीने में। उसके बाद वो जाता है अम्बिलिकस के अपर बॉर्डर पे, और ऐसा होता है 24 वीक्स में, तब 6 महीने में। देन उसके बाद वो जाता है अम्बिलिकस के ऊपर एंड सिफिस्टर्नम के नीचे रहता है। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें अम्बिलिकस और सिफिस्टर्नम के बीच के एरिया को, सो ये 1/3 डिस्टेंस पे रहता है बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिफिस्टर्नम 28 वीक्स पे। देन उसके बाद वो और ऊपर जाता है और 32 वीक्स पे पहुंच जाता है 2/3 डिस्टेंस पे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिफिस्टर्नम, यानी 8 महीने में वो वहाँ पहुँच जाता है।
एंड उसके बाद 36 वीक्स में यानी 9 महीने में वो एट द लेवल ऑफ सिफिस्टर्नम पहुँच जाता है। देन 36 वीक्स के बाद अगेन वो वापस आता है एंड 2/3 डिस्टेंस बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिफिस्टर्नम आ जाता है वो 40 वीक्स पे, यानी पोस्ट टर्म के टाइम पे भी वो वहीं आ जाता है जहाँ पे वो 32 वीक्स में था। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो 40 वीक्स पे है या फिर 32 वीक्स पे है? तो हेड अगर 40 वीक्स पे है तो उसका हेड फिक्स्ड रहेगा, फीटल हेड, बट एट द 32 वीक्स हेड मूवेबल रहता है, इससे हमको पता चल जाता है। तो इसको ब्लोटेबिलिटी बोलते हैं, पर एब्डोमिनली हम इसको चेक कर सकते हैं। देन लाइटनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसको वेलकम साइन भी बोला जाता है, और ये रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है, तो इसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो हेड ऑफ फीटस जब वापस चला जाता है, पेल्विस में डाउन जाता है, तो उसकी वजह से लाइटनिंग फील होती है। अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है सिम्फाइजियो फंडल हाइट का? तो आफ्टर 20 वीक्स SFH यानी सिम्फाइलियो फंडल हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में करस्पॉन्डिंग होती है विद द वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब जितने वीक्स ऑफ गेस्टेशन होंगे उतनी हाइट होगी सेंटीमीटर में सिम्फाइजियो फंडल हाइट की 20 वीक्स के बाद, यानी 5 महीने के बाद। और हमेशा इसको चेक करते हैं हम एम्प्टी ब्लैडर एग्जामिनेशन के पहले। देन जो कंडीशंस में हाइट ऑफ यूट्रस ग्रेटर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन हो जाती है वो कौन सी कंडीशंस होती है? एक तो रॉन्ग डेट की वजह से हो सकता है, दूसरा फुल ब्लैडर की वजह से हो सकता है, थर्ड ट्विन प्रेगनेंसी में, देन फोर्थ पॉलीहाइड्रामियास में अगर एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो, देन फिफ्थ GTD में दैट इज़ गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज़ में, एंड सिक्स्थ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड फाइब्रॉइड्स में। तो इन सब कंडीशंस में हाइट ऑफ यूट्रस ग्रेटर है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन। ये कब सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से? हमें 18 to 20 वीक्स में सुनाई देता है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में। देन एब्सोल्यूट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं? एक तो फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से, दूसरा फीटल मूवमेंट्स फील होती हैं, तीसरा फीटल पार्ट्स भी फील होते हैं, एंड फोर्थ साइन है USG पे प्रेगनेंसी का एविडेंस मिलता है, एंड फिफ्थ है एक्सरे करने पे जो फीटल स्केलेटन है वो विजिबल होता है। वो कब विजिबल हो जाता है? 16 वीक्स पे विजिबल होता है। तो ये सब याद करने के लिए है फीटल स्केलेटन विजिबल होता है, क्योंकि एक्सरे हमको करना नहीं होता है, एक्सरे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट फीमेल में। नाउ सूडोसाइकोसिस क्या होता है? ये फॉल्स प्रेगनेंसी होती है जिसमें फीमेल एज्यूम करती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। सो उसमें क्या होता है, क्या साइन मिलता है कि कोई भी एब्सोल्यूट साइन पॉजिटिव नहीं आता है, इसलिए हमको पता चल जाता है कि सूडोसाइकोसिस है। देन कॉमन कंप्लेंट्स क्या आती है प्रेगनेंसी में और उसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट तो कंप्लेंट ये हो सकती है कि डिजीनेस होगा लाइंग या सुपाइन पोजीशन में, चक्कर आएगा उसको। तो ऐसा सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम के कारण होता है, ये इसका नाम है पर्टिकुलर इस कंडीशन का। तो ग्रेविड यूट्रस जो है ना वो प्रेस करता है इंफीरियर वीना कावा को, उसकी वजह से ये होता है। तो अगर ग्रेविड यूट्रस प्रेस करते हैं इंफीरियर वीना कावा को तो वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, और वीनस रिटर्न कम होता है तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, और इसीलिए मदर में हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसलिए फिर फीटल डिस्ट्रेस होता है फीटस में। तो मतलब मदर में तो साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि हाइपरटेंशन हो गया, एंड फीटस में क्या होता है? फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ये बोलते हैं मदर को सजेस्ट करते हैं कि वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सोए या फिर राइट लेटरल पोजीशन, जो भी, सीधे ना सोए। देन सेकेंड ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन आती है। तो ब्लीडिंग कंप्लेंट्स के लिए क्या, गम्स के लिए क्या बोलते हैं? मेंटेन करने के लिए ओरल हाइजीन को, मतलब बस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसका देते हैं। देन नेक्स्ट कंप्लेंट हो सकती है रेडिश पर्पल एक्सोफाइटिक ग्रोथ मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी ट्यूमर बोलते हैं, या फिर एप्यूलस व्यू बोलते हैं, या पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बोलते हैं। तो इसका एक्सरसाइज नहीं करना होता है, बस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना होता है इसमें भी। ना फोर्थ कंप्लेंट हो सकती है वेरिकोस वेन्स की।
वेरिकोस वेन्स में क्या क्या आ सकते हैं, 3 चीज़ें आ सकती है। तो अफेक्टेड पार्ट्स लोअर लिम्ब के हो सकते हैं, वल्वर पार्ट अफेक्टेड हो सकता है, एंड तीसरा हीमोरॉइड्स के फॉर्म में हो सकता है। तो इसके रीजंस क्या होते हैं, किस वजह से होता है ये? एक तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए होता है। दूसरा, गैविड यूट्रस जो है वो इन्फीरियर वीना कावा को प्रेस करता है, तो उसकी वजह से ब्लड की पूलिंग हो जाती है लोअर लिम्ब में। अब लोअर लिम्ब में ब्लड की अगर पूलिंग हो जाती है तो फीमेल जो वीनस प्रेशर है फीमेल वेन में वो बढ़ जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये यूट्रस जो है वो एनलार्ज हो रहा होता है, इसलिए ये वीनस प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वीनस रिटर्न इसलिए कम हो जाता है फाइनली, ये भी इसका एक रीज़न होता है। एंड थर्ड, वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन होता है ना वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करता है, इसलिए वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नाउ जो इसका मैनेजमेंट है ना वो कैसे करते हैं? वेरिकोस वेन्स का तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, और दूसरा उसको फीमेल को सजेस्ट करते हैं कि वो स्टैंडिंग लॉन्ग आवर्स के लिए स्टैंड करना अवॉइड करे, खड़े रहना अवॉइड करे। थर्ड, वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को यूज़ करे। देन फोर्थ बोलते हैं टेस्टिंग के टाइम पे वो लेग्स को एलिवेटेड रखे। देन फिफ्थ उसको ये सजेशन देते हैं कि जब वो लाई डाउन करे ना तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लाई डाउन करे। तो सर्जरी को ना सिर्फ डिलीवरी के बाद ही करना होता है, अगर ज़रूरत हो तो 3 से 6 महीने बाद करते हैं हम डिलीवरी के, ऐसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करते हैं। देन सेकेंड, हीमोरॉइड्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एक तो फाइबर इनटेक को बढ़ाने बोलते हैं, दूसरा फ्लूइड इनटेक को बढ़ाने बोलते हैं फीमेल को, एंड तीसरा लोकल एनेस्थेसिक देते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ऐसे एनेस्थेटिक्स देते हैं। देन थर्ड, वल्वर पैरोसिटी के लिए क्या करते हैं? वल्वर कंप्रेशंस करते हैं। तो ये इस टाइप का इसका मैनेजमेंट रहेगा। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।